नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं दिल्ली में 19 दिसंबर को जो धर्म संसद आयोजित की गई थी, उस पर पुलिस द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाए और अब 2 हफ्ते में एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 4 मई तक ये नया हलफनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नए सिरे से बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 मई को होगी। इस पर कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी आशीष भार्गव से विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की जब दिल्ली पुलिस के हलफनामे की बात हुई, जो गोविंदपुरी में 19 दिसंबर को धर्म संसद हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई और पूरे समुदाय को नरसंहार के लिए आह्वान किया गया। ये तमाम दलीलें याचिकाकर्ताओं की थी। तो दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट यहाँ पर दाखिल किया था और कहा था कि वो केस को उसने बंद कर दिया है। जांच में सामग्री को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, तमाम चीज़ें देखने के बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पुलिस की डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे की तरफ से एफिडेविट दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि कोई हेट स्पीच नहीं हुई और ये जो सब कुछ हुआ था, जो धर्म संसद आयोजित की गई, ये समुदाय को की नैतिकता को बचाने के लिए की गई। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये रखी गई और इसे कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसा स्टैंड कैसे ले सकती है, ऐसी जांच रिपोर्ट में कैसे लिख सकती है, एफिडेविट में कैसे लिख सकती है कि ये समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए किया गया। इस पर जस्टिस एम खानविलकर ने भी की बेंच ने भी कहा, नाराज़गी जाहिर की और कहा कि ये किस तरह का एफिडेविट है, क्या ये स्टैंड पुलिस कमिश्नर भी लेंगे, क्या यही रुख डीसीपी का भी है जो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और अगर ये है तो क्या इस तरीके का बयान एफिडेविट में लिखा जा सकता है। ये तमाम सवाल पूछे और दिल्ली पुलिस को कहा कि उन्हें एक बार फिर से इस एफिडेविट को देखना चाहिए, एक बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी आए थे, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर इस पर निर्देश लेंगे और एक बेहतर एक नया एफिडेविट फाइल करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई तक का वक्त दिया है कि एक नया एफिडेविट इस मुद्दे पर दाखिल करे दिल्ली पुलिस, और 9 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन काफ़ी अहम मुद्दा है, जब इतनी गंभीर मुद्दा ये है कि जिस पर आरोप ये है कि धर्म संसद में एक पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का नरसंहार करने की बात की गई, हेट स्पीच के दायरे में है, और ऐसे में जांच भी गंभीर होनी चाहिए और हलफनामा भी गंभीर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह के बयान, जिस तरह की बात एफिडेविट में लिखी है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी नागवार गुजरी है। दिल्ली पुलिस की जांच भी और दिल्ली पुलिस का एफिडेविट भी संदेह के घेरे में है और ऐसे में अब उसे ये साबित करना पड़ेगा अदालत के सामने कि उसकी जांच भी पुख्ता थी, एफिडेविट में कुछ गलती हुई है जिसको वो सुधार रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन मामलों की जांच पुलिस से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और वो जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो इंतजार अब 9 मई का रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखी है। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में अंसार के खिलाफ पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लेने की बात पुलिस कमिश्नर द्वारा कही गई है। अभी आपको बता दें, पुलिस रिमांड पर चल रहा है मुख्य आरोपी अंसार। तो यहां पर अंसार पर पीएमएलए के तहत एक्शन हो, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने प्रवर्तन निदेशालय को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम में जहांगीरपुरी इलाके में जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया था और हिंसा भी हो गई थी। ऐसे में मुख्य आरोपी जो अंसार है, उस मामले में जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी है ईडी को और पीएमएलए एक्ट के तहत एक्शन लेने की बात कही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ईडी को जो चिट्ठी लिखी है पुलिस कमिश्नर ने, उसमें क्या क्या कुछ लिखा है? देखिए, जो अंसार है वो जहांगीरपुरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है और पुलिस की जांच में कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि अंसार के पास काफी सारा पैसा है और ये भी आरोप उस पर लग रहे हैं कि वो जहांगीरपुरी इलाके में
जो सट्टे का काम है और इसके अलावा जुए का काम है वो कर रहा था। इसके अलावा कबाड़ का भी काम उसका है। पुलिस ने उसके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट को देखा है, जिसमें कुछ पैसे की बात सामने आई है और पुलिस को शक इस बात का है कि ये पैसा जो है इसका सोर्स पता करने के लिए जांच जरूरी है और इसीलिए पुलिस ने ईडी के डायरेक्टर, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने ईडी के डायरेक्टर को 21 अप्रैल को एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि अंसार की जांच जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जाए। तो अब ईडी पता लगाएगी पैसे का पूरा सोर्स क्या है और ये पैसा कहां से कहां गया, कहां पर आया, किसने पैसा दिया, ये सारी जांच अब ईडी करेगी और इसीलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच करने की बात कही है। हालांकि अभी तक ईडी ने कोई केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स की वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाएगा। जी, उसमें फिर अगर जांच में सही पाया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। हिंसा के बाद इब्रिश खान उर्फ सद्दाम नाम के एक शख्स का शव बरामद किया गया। इस हत्या के मामले में अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आनंद नगर रहीमपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में पुलिस को एक चश्मदीद ने बताया कि 10 और 11 अप्रैल की रात को आनंद नगर कपास मंडी इलाके में इब्रिश पर इन 5 लोगों ने हमला बोला था। अभी जो एक आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम है शेजू पिता अक्रम। ये टाउडी मोहल्ला का निवासी है। ये अपने घरों से पत्थर फेंकवा रहा था और भी जगह इसने पत्थर फेंकवाए हैं। इसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। जो कपास मंडी में एक जो सूचना मिली थी कि एक बॉडी मिली थी, बॉडी को आइडेंटिफाई करा गया और जो मेडिकल के आधार पर उसकी कायमी की गई थी, उसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में 4th क्लास में पढ़ने वाले एक स्कूली बच्चे की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हो गई। इसके बाद बच्चे के माता पिता ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन ने इस पीड़ित परिवार को मदद देने की बजाय उल्टा धमकी दी। ऐसे वक्त में जहां पीड़ित परिवार के प्रति प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वहां मोदी नगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला मृतक बच्चे के माता पिता को बुरी तरह धमकाती हुई नजर आई। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर कहीं कार्रवाई की बात भी शुरू हो पाई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर घटना पर गहरा शोक जताया और स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, ड्राइवर और प्रबंधन पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा अब खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो। फिलहाल 2 ARTO यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और एक रोड इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह सड़क पर इंसाफ की मांग करने के लिए बैठे पीड़ित परिवार को मोदी नगर की एसडीएम शिवांगी शुक्ला ने धमकी दी। देखना यह भी होगा कि क्या इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा। तो कोई चीज समझती नहीं हो, समझे कोई चीज समझाओ मैम, समझाओ कितनी बार समझाऊं, क्या समझाना है बताइए। जो नहीं लेता है 7 साल हो गया ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इतनी देर से समझा रही हूँ, आप समझिए हमारी। और बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त नवाब मलिक मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। और उधर नवाब मलिक की जेल हिरासत 6 मई तक के लिए बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने चार्जशीट के वेरिफिकेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि
उसके कॉग्निजेंस की प्रक्रिया जल्द ही हो सके और आरोपी की चार्जशीट की कॉपी आरोपी को दी जा सके। लालू प्रसाद यादव से जुड़ी खबर, जहां बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में यह सुनवाई हुई। 10 लाख रुपए के जुर्माने पर लालू प्रसाद यादव की जमानत उनको दी गई है। बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि लालू यादव ने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआई की दलील को नकार दिया। लालू पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव आज या फिर कल सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। और हमारे साथ मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, यहां लालू प्रसाद यादव को जो जमानत मिली है, कहीं ना कहीं एक राहत उनके लिए? निश्चित रूप से लालू यादव के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लालू यादव न केवल अब जेल से बाहर आ जाएंगे, हालांकि उनका इलाज अभी एम्स में चल रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार तक जो न्यायिक हिरासत में है उससे उनसे वो निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस मामले में भी उनको जो जमानत मिली है वो इस आधार पर मिली है कि उन्होंने सजा का 50% समय जो है वो हिरासत में गुजार दिया है। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, फिलहाल अब लालू यादव एक स्वतंत्र जो है राजनेता होंगे। और क्योंकि अभी तक वो जेल में 2 महीने से अधिक समय से वो जेल में बंद थे, और अब जो है वो आकर वो जब भी उनको मेडिकल ग्राउंड पे उनको एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा, उसके बाद वो पटना आकर अपने फिर से सक्रिय राजनीति में भाग ले सकते हैं, क्योंकि इस बार जो उन्हें जमानत मिली है उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। जी, जो जमानत मिली है उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से नजर आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के सागरपुर इलाके की, जहां दिन दहाड़े अपने बच्चों के साथ जा रही एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा महिला का पीछा कर रहा था और महिला ने उससे बचने के लिए घर में घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। मृत महिला की पहचान आरती के रूप में हुई है। हत्या का आरोपी महिला का जानकार ही बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भाग निकला। मुठभेड़ में बदमाश अनूप को गोली लगी है। गोलीबारी में पुलिस की स्वाट टीम की एक सिपाही को भी गोली लगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश अनूप पर अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें लूट, चोरी और हत्या के मामले शामिल हैं। उसके साथी का नाम पुष्पेंद्र है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।